हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, जिसमें हम बहुत से टॉपिक्स पीछे पढ़ चुके हैं और अब पढ़ते पढ़ते हम लास्ट में आ चुके हैं। तो इसमें हमने कल के अपने टॉपिक में क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था, यानी क्वांटम संख्याओं के बारे में हमने जाना कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं होती हैं। जिसमें हमने अपना पहला क्वांटम संख्या जो हमारी थी, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हमको पढ़ना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आगे जो दूसरी क्वांटम संख्या होगी, इसका नाम होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, या जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम संख्या, द्वितीय क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो हमको उसी के बारे में पढ़ना है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होती है, तो कहें तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो तो उस इलेक्ट्रॉन के उपकोष को बताती है कि हाँ वह इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने तो कोष को बताया कि हाँ किस सेल में या किस कोष में होगा, लेकिन जो द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम संख्या होगी, ये बताएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस सेल के किस सब सेल में है, इसके बारे में बताएगी द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, यानी जो आज का पहला टॉपिक होगा, जिसका नाम है, और जो दूसरी क्वांटम संख्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे जो हमारा सेकेंड क्वांटम नंबर होता है, जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो पहले तो हमने मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ा, जिसका सिंबल एन था। अब हम द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें दिखाएगा क्या, एल, यानी जिसका सिंबल होगा एल से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये कौन सी चीजों के बारे में बताता है। देखिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कक्षीय कोणीय संवेग। मतलब इस एजीमुथल क्वांटम नंबर द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम कक्षीय कोणीय संवेग भी बोलते हैं, और क्या, आर सब्सिडारी क्वांटम नंबर अर्थात कक्षक क्वांटम संख्या कह सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। और फिर देखिए अब क्या कि ये जो होता है बताता क्या है, ये किस चीज के बारे में बताता है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसने तो हमें कहे तो ऊर्जा स्तर के बारे में बताया। ये जो हमें बता रहा है, देखिए क्या, इट डिफाइंस द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। मतलब ये उस ऑर्बिटल के थ्री डायमेंशनल शेप को बताता है। थ्री डायमेंशनल शेप का मतलब कि कहें तो स्पेस में उस ऑर्बिटल का शेप कौन सा है, उसका आकार के बारे में तो बता दिया उसने, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन अब ये शेप बताया कि इसकी आकृति कैसी है। कहें तो ये बेलनाकार है या कहें तो गोलाकार है, फिर बोल सकते हैं त्रिभुजाकार है, किस प्रकार का इसकी आकृति कैसी है, उसके बारे में ये कहें तो एजीमुथल क्वांटम नंबर द्विगंशी क्वांटम संख्या इसके बारे में बताती है। और देखिए क्या, इट डिफाइंस द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। फिर देखिए क्या, फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एन। मतलब जब एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हमें कोई वैल्यू दी गई हो, तो उसके लिए जो इसकी वैल्यू होती है एन वैल्यू, यानी इट टेक्स द एन वैल्यू फ्रॉम 0 to n-1। मतलब कहे तो ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या ये होती है, ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि कह रहा है ना कि फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के किसी दिए गए मान के लिए इट टेक्स द एन वैल्यू, मतलब यह एन वैल्यू रखता है। एन वैल्यू मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की वैल्यू जितनी होगी, ठीक उतने ही मान, मतलब इसको द्विगंशी क्वांटम संख्या ये उतनी वैल्यू रखेगी। ठीक है, एन के बराबर जितना एन का मान होगा, ठीक उतनी ही वैल्यू द्विगंशी क्वांटम संख्या अपने पास रखेगी। और देखिए क्या, फ्रॉम 0 to n, मतलब जो वैल्यू होनी चाहिए वो कहां से, 0 से n-1। 0 से n ना होकर के 0 से n-1 होगा। ठीक है, 0 इंक्लूड करने के कारण n पीछे से हट गया है, तो भी संख्या कितनी होगी, n। ठीक, ये बातें बताता है कि किसी n के लिए जो n दिया जाएगा उसको कह सकते हैं कि ये बोलेगा कि इसके पास वैल्यू जो है उस ऑर्बिटल के पास वो 0 से लेके n-1 तक है, किसकी वैल्यू, l की, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या की। फिर बात करें कि ये बताता क्या, देखिए इसकी वैल्यू देख लीजिए, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल आर, यानी एल की जो पॉसिबल वैल्यू होगी किसी भी एन के लिए, जो एन दिया जाएगा कितनी होगी, 0 से लेकर के n-1 तक। इसको ध्यान दीजिए, 0 से लेकर के n-1 तक वैल्यू देगा। ठीक है, मतलब अगर n की वैल्यू मान लेते हैं एक, n की वैल्यू हम मान लेते हैं कि n बराबर हमको 1 दिया जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि l की वैल्यू कितनी होगी n बराबर 1 के लिए। हमने बताया कि n-0 से n-1 तक, तो जब हम 0 से n-1 तक लिखेंगे l की वैल्यू है, तो कितनी लिखेंगे, पहले तो 0 हो जाएगी, फिर n-1 मतलब 0, n की वैल्यू 1 ही है।
तो फिर से इसको 0, तो इसको इतना न लिख के सिर्फ एल बराबर कितना 0 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर देखें मान लीजिए n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 अगर हमको दिया गया हो कि हाँ n बराबर 2 के लिए आप बताइए l की कितनी वैल्यू होगी, तो n बराबर 2 के लिए देखिए कितना 0 से n-1 तक हमको वैल्यू निकालनी है l के लिए। तो देखिए कितना हम निकालेंगे, l बराबर कितना, पहले तो 0, ठीक है 0 का अब n के स्थान पे 2 यानी 2 माइनस 1 यानी कितना होगा 1 होगा ना। n के स्थान पे हम रखेंगे जब 2 तो कितना आएगा 0 का 1, 0 से n माइनस तक हम गए, एक 0 आया, दूसरे में हमने n की वैल्यू रखी 2 यानी 0 से n माइनस 1 तक 0 के बाद 1 लिखें तो फिर n की वैल्यू जब हम 2 लिखेंगे तो जो 2 माइनस 1 होगा तो वो भी 1 ही होगा, इसलिए कितनी वैल्यू सिर्फ ओनली 0 और 1। इससे हम ये बात सत्यापित होती है ना कि ये n की वैल्यू के बराबर ही वैल्यू रखेगा। देखिए यहाँ पे l 2 वैल्यू रख रहा है ना 0 और 1, और यहाँ के केस में l सिर्फ 1 वैल्यू रख रहा है 0, है ना। तो ये बात सत्यापित होती है, कहें तो ये बात सिद्ध होती है कि किसी भी n की वैल्यू के जो वैल्यू n के लिए दी जाएगी, यानी किसी भी गिवन वैल्यू होगी जो n की, जो उसके लिए जो l की वैल्यू होगी वो n होगी, यानी n वैल्यू। तो n वैल्यू मतलब n संख्या है कि हाँ l अगर 3 है तो l के लिए 3 मान होंगे, n अगर 4 है तो l के लिए 4 मान होंगे, n अगर 1 है तो l के लिए 1 मान होगा, n अगर 2 है तो l के लिए 2 मान होगा, जो कि यहाँ से आपको दिख रहा है। ठीक है कि n बराबर 2 था तो l के 2 मान है, n बराबर 1 था तो l के 1 मान है। ठीक, ये बात बता रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू इतनी होगी। आगे देखिए क्या, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सबसेल है, तो जो सेल यानी जो कोष होता है वो एक या एक से अधिक सबसेल या उप कोषों को रखता है। जैसे हम अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जो पहला आवर्त होता है जिसमें पहला तक तो हाइड्रोजन है, तो उसके पास सिर्फ एक ही सेल होगा, और सबसेल कितने, सबसेल भी एक ही कह सकते हैं, सिर्फ एस होगा। ठीक है, सबसेल एक ही होगा एस, लेकिन जब हम दूसरे आवर्त में जाएंगे तब सबसेल कितना हो जाएगा 2, एक एस दूसरा पी। ठीक है, तो देखिए क्या, तो यही कह रहा है कि ईच सेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सबसेल्स, मतलब प्रत्येक सेल एक या एक से अधिक सबसेल यानी एक या एक से अधिक उप कोषों को धारण करता है। और वो क्या होता है आर सब लेवल या फिर सब लेवल कह रहा है, यानी और देखिए क्या, द नंबर, इसको नंबर है, द नंबर ऑफ सबसेल इन ए प्रिंसिपल सेल यानी मुख्य कोष को बोलते हैं मुख्य कोष इज एन, यानी द नंबर ऑफ सबसेल इन ए प्रिंसिपल सेल इज एन। कहने का मतलब है कि जो सबसेल की संख्या होगी किसी भी प्रिंसिपल सेल में यानी मुख्य कोष में, जो उपकोष की संख्या होगी वो कितने के बराबर होगी, तो वो बराबर होगी एन की। एन क्या है, एन हमको दिखाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होगी यानी एन, उसके बराबर होगी उस सेल में उपकोषों की संख्या। ठीक, और देखिए क्या कह रहे हैं, सबसेल आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सिंबल्स, मतलब अब सबसेल को दिखाया कैसे जाता है उसको हम बताते हैं आपको, कैसे सबसेल को दिखाया जाता है। कि हाँ, जैसे हमने मुख्य क्वांटम संख्या में देखा कि हम सेल को कैसे दिखा रहे थे, के एल एम एन, एन बराबर 1 के लिए के, एन बराबर 2 के लिए एल, एन बराबर 3 के लिए एम और एन बराबर 4 के लिए एन। ठीक उसी तरीके से हम इस एल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ एल को हम किस रूप में दिखा सकते हैं। तो देखिए कैसे, पहले क्या एल यानी एल क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू जब हमारे पास 0 रहेगी, यानी जब एल की वैल्यू हम जी देंगे तब जो हमारे पास क्या, इसको कहेंगे ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग सिंबल सबसेल। देखिए सबसेल 0, जब एल की वैल्यू 0 तो हमारे पास एस की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यानी जो सबसेल आएंगे उसको हम दिखाएंगे एस से। ठीक है, फिर एल की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 आई, ठीक है, सबसेल का जो सिंबल दिखाएंगे वो स्मॉल पी। फिर मान लीजिए एल की वैल्यू 2 आ गई, तब सबसेल जो हमारा वो होगा डी, और एल की वैल्यू हमारी मान लीजिए 3 आ गई, तब हमारा सबसेल होगा स्मॉल एफ। इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इससे आगे भी जब हम बढ़ेंगे तो एस टी डी एफ जी एच ऐसे आते रहेंगे मान। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 0 1 2 3, ये तो कोई ये कहें तो ये संख्या बता रही है कि एल के इतने मान आएंगे, है ना। मतलब कि जैसे वहां पे बताया तो एन बराबर अगर 1 हम लेते हैं तो जो एल की वैल्यू होगी, एल के मानों की संख्या हम बोलेंगे। एल की वैल्यू में एल का मान नहीं, एल के मानों की संख्या की हाँ एल कितनी वैल्यूज को रख सकता है। जैसे एन बराबर 1 हुआ तो हमने क्या बताया, एल की वैल्यू जो होगी
जीरो से कहाँ तक, n-1 तक। तो देखिए n की वैल्यू रखिए कितना, 0 से 1-1 तक यानी 0। तो इसको हम क्या कहेंगे, 0 से 0 तक, मतलब कि क्या, ये l जो वैल्यू रख रहा है वो सिर्फ 0 रखा है, एक वैल्यू, ओनली वन वैल्यू, 0 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू ये नहीं रख रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो l दिखाएगा ये सिर्फ मात्रा दिखाएगा कि हाँ इतनी वैल्यू रखेगा l, 0। अब देखिए अगर l बराबर 2 के लिए हम बात, n बराबर 2 के लिए बात करें यहीं पे, ये n बराबर 2 के लिए, यहाँ n बराबर 2 के केस में l कितनी वैल्यू रखेगा। तो यहाँ पे एक लाइन हमने और भी लिखी थी कि जो l की वैल्यू जो होगी वो n के बराबर होगी, मतलब अगर n बराबर 2 है तो l की वैल्यू 2 आनी चाहिए। 2 मतलब कि संख्या में 2 आना चाहिए, 2 इसका मान नहीं होगा, संख्या में 2, जैसे 0 हो जाए, 1 हो जाए तो ये संख्या हुई ना 2, 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए तो ये संख्या 4 हुई। मतलब n की वैल्यू जब 4 आएगी तब l के इतने मान संभावित होंगे। देखिए n बराबर 2 के लिए l की वैल्यू कितनी आई है, 0 से लेकर के कितना, n-1 तक। तो 0 से लेकर के n-1 तक हम रखेंगे, 0 से n-1 यानी 2 रखे तो 1 होगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अब जो l वैल्यू रखेगा वो कितनी कितनी रखेगा, 0 और 1 है ना। देखिए वही बताया कि n की वैल्यू जो आएगी l उतने ही मान रखेगा, मतलब n की वैल्यू 2 आई तो l की वैल्यू 0 और 1। यहाँ के केस में देखिए जब l की वैल्यू 0 थी तब हमने जो सबसेल दिखाया वो s दिखाया, जब l की वैल्यू 1 आई तब हमने सबसेल दिखाया p, जब l की वैल्यू 2 आई तब हमने सबसेल दिखाया d, और जब l की वैल्यू हमारे पास 3 आई तब हमने दिखाया f। इसका मतलब है कि जब हमारे पास l के 0 मान मिले, जैसे कि केस में ये l का 0 मान लेना है यहाँ पे, जब n की वैल्यू 1 थी, मतलब अगर यहाँ पे ऊपर हम लिखें तो जब n की वैल्यू 1 थी तब हमें l की वैल्यू 0 आई और जो हमारे पास सबसेल आया उसको हमने s सिंबल दिया। फिर जब हमने n की वैल्यू 2 रखी है ना, मतलब n की वैल्यू देखिए इसी के सीधे में n की वैल्यू जब हमने 2 रखी तब जो l की वैल्यू आई कितनी आई, देखिए l के कितने मान आए, l के मान हमारे 2 आए, 0 और 1, मतलब कि कहे तो 1 आया तो यहाँ पे क्या, इसको p रखा गया, यानी जो अब जो सिंबल दिया गया वो p। 1 का मतलब क्या कि ये 0 से 1 तक वैल्यू रख रहा है ना, मतलब 0 और 1 रख रहा है ना, 0 1। तब हम क्या दिखाएंगे 1 को p से। फिर जब केस आएगी n बराबर 3 के लिए, जब n बराबर 3 दे दिया है तब हमें l की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 3। यहाँ पे 2 लिखा गया है तो किसके लिए लिखा गया, देखिए n की वैल्यू 3 रखने पे हमें l की वैल्यू कितनी मिलेगी। देखिए आप, हमने l की वैल्यू 3 रखी तो हमें जो l की वैल्यू आई कितनी, 0 से n-1 तक, यानी कितना कितना आएगा, 0, 1, यहाँ पे कितना 3 माइनस 1 रखेंगे कितना आएगा 2, तो 0, 1 और 2, मतलब कि इतनी वैल्यूज हमको मिलेंगी, यानी 0, 1, 2 l के लिए इतनी वैल्यूज मिलेंगी। तब की केस में 2 को हम देखिए 2 लिखा गया ना, 2 के लिए कितना d, l के इन मानों के लिए जब l का मान 0 हम लेंगे तब जो उपकोष को दिखाएंगे s, और जब l का मान 1 लेंगे तब जिस उपकोष को हम दिखाएंगे वो क्या होगा p। जब l का मान 2 लेंगे तब हम उपकोष को दिखाएंगे d, और जब l का मान हम वो 2 से ज्यादा है यानी 3 आएगा तब उपकोष को हम f से दिखाएंगे। इसी तरीके से जब l की वैल्यू बढ़ाएंगे 4, 5, 6 तो उसी तरीके से इसको f, p, d, f, g, h ऐसे ही दर्शाते जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब l का जो मान हम लेंगे, मान लीजिए l का मान हमने 0 लिया तब क्या s हमने दिखाया, l का मान हमने 1 लिया तब जिस सबसेल को हमने दिखाया वो p, जब l का मान 2 लिया तब जिस सबसेल को दिखाया हमने d, और l के 3 जब l का मान हमने 3 लिया तब सबसेल f। इसी तरीके से जिस प्रकार हम इसकी वैल्यू को लेते जाएंगे, कहे तो ये l की वैल्यू को अलग अलग l के मान को लेते जाएंगे, उसके उसी अनुसार हम इस ऑर्बिटल को कहे तो इनकी सबसेल को, सेल के अंदर जो सबसेल होगा उस सबसेल के लिए ये सिंबल्स का यूज करेंगे। तो आपको बताऊं तो आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, उस चार्ट से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि ये हमको दिखाया गया है, एक तरफ उपकोष संकेतन लिखा हुआ है, तो उपकोष संकेतन में क्या है, देखिए n है, l है, और साइड में क्या उपकोष संकेतन या फिर सिंबल ऑफ सबसेल। तो देखिए क्या दिखाया गया कि जब n की वैल्यू 1 है ना, आपको दिख रही है n की वैल्यू 1, तो जब n की वैल्यू 1 है तब l के कितने मान आ रहे हैं, ओनली 0, यानी 1 मान है ना, 0 यानी 0 से n-1 तक मान होता है। लेकिन जब हम रख रहे हैं n की वैल्यू 1 तब जो हमें मान मिल रहा है l का वो ओनली 1 मान मिल रहा है जो कि है 0।
तो जीरो के लिए हमने किस सब सेल के सिंबल का यूज किया है, एस का, दिख रहा है ना, एस का, यानी इसको 1s से संकेतित किया। फिर देखिए जब n की वैल्यू हमने 2 रखी, तो n की वैल्यू 2 रखने पे हमें l के कितने मान मिलेंगे, 2 मान, है ना, यानी कितने से, 0 से n - 1, यानी 2 मान मिले। तो अब n के 2 मान मिलने के बाद हमने देखिए पहले 0 लिखा, तो 0 को किससे, s से, जिसको हमने 2s नाम दिया। फिर देखिए 2s क्यों, क्योंकि ये मुख्य जो 2s के आगे जो 2 लगा वो मुख्य क्वांटम संख्या को डिनोट कर रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या को बता रहा है। तो यस, फिर देखिए क्या, फिर उसी में n वाली लाइन में फिर देखिए 2 लिखा गया, यानी l का दूसरा मान जो है वो क्या है, 1। उसके लिए हमने क्या लिखा, p, वही बताया ना कि p, जब l का मान हम 1 लेंगे तब हम p सिंबल दिखाएंगे, जब l का मान उसी तरीके से 2 लेंगे तब सिंबल हम दिखाएंगे d का, और जब l का मान 3 लेंगे तब सिंबल हम दिखाएंगे। या इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जब n की वैल्यू जब 3 ली गई तब l के हमको 3 मान मिले। आप स्टार्टिंग में देखिए तो कितना, 0 1 2 3 मान मिले हैं, इसके 3 के सामने लिखे हुए 3 मान मिले हैं, 0 1 और 2, इन सभी के लिए सिंबल लिखा गया है। देखिए 3s 3p 3d, कहने का मतलब ये जो सभी सबसेल्स के आगे जो संख्या लिखी हुई है ये मुख्य क्वांटम संख्या ही है, ठीक है। ये द्विअंशी क्वांटम संख्या के बारे में पूरी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि जो तीसरी क्वांटम संख्या हमारी है उसके बारे में, कि वो तीसरी क्वांटम संख्या क्या बताती है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। तो बात करें हम हमारी तीसरी क्वांटम संख्या जिसका नाम है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मतलब चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। तो अब बात करें कि ये चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या क्या होती है। अभी तक हमने बात कर लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरी द्विअंशी क्वांटम संख्या बोले यूनिवर्सल क्वांटम नंबर। देखिए एक को हमने n से रखा है, दूसरे को l से। अब तीसरे की बारी आई तो उसको हम दर्शाएंगे स्मॉल m और नीचे इसको l है, तो l को लटका देंगे। देखिए कैसे बनाया है हमने सिंबल m और नीचे l को लटका दिया, ठीक है। ये है हमारा सिंबल, ओके। ये हमारा सिंबल हुआ किसके लिए, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के लिए। अब देखिए कि ये हमें कौन सी चीजों के बारे में बताता है, कि क्या चीजें हम इसके थ्रू जान सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल के लिए। देखिए इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब या ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है। कहाँ पे ओरिएंटेशन, मतलब कह सकते हैं कि उसकी स्थिति को बताता है। क्या देखिए, ऑफ द ऑर्बिटल विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोई स्पेशल एक्सिस दी जाएगी, उसके सापेक्ष जो इसका ओरिएंटेशन होगा, किसी ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होगा उस एक्सिस के सापेक्ष, उसके बारे में बताएगा कि हाँ किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के उस कोऑर्डिनेट अक्ष के संबंध में इसकी उस ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन होगी के बारे में ये बताएगा, ठीक है। तो देखिए क्या चाहिए कि कितनी वैल्यू ये रखता है, n तो पता चल गया कितनी वैल्यू रखता है, उसके थ्रू l की वैल्यू हम निकाली कितनी रखते हैं। बात करें ml कितनी वैल्यू रखता है। देखिए हाँ, यानी सबसेल द वैल्यू ऑफ ml, ml यानी क्या, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml टेक्स 2l+1 वैल्यूज। कहने का मतलब है कि ये ml जो रखेगा वो 2l+1 वैल्यू, जितने वैल्यू रखेगा, जैसे भी हम जब l की वैल्यू निकाल रहे थे क्या कि 0 से लेकर के n-1 वैल्यूज रख रहा था, यानी टोटल n वैल्यूज रख रहा था। उसी तरीके से ये जो ml होगा, ये टोटल वैल्यूज की संख्या जो इसकी होगी वो 2l+1 होगी। अभी आपको एक एग्जाम्पल लेके इसको समझाते हैं। देखिए क्या वैल्यू रहेगा 2l+1 में, पहले तो -l की वैल्यू जो आपको दी जाएगी वहां से लेकर -l से लेकर के रखेगा 0, -l के बाद एक और बड़ा करेंगे, -l से एक और बड़ा करेंगे l -l-1, फिर -l-2, ऐसे ही रखते हुए हम 0 पे पहुंचेंगे। फिर 0 से बढ़ना शुरू होगा, 0 से +1, यानी जो भी संख्या है उसमें +1, फिर से +1, उसके आगे +1 करते करते हम यहाँ पे +l तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो इतनी टोटल इतनी वैल्यूज को ml रखेगा। तो अगर एक एग्जाम्पल को लेकर के हम समझे कि देखिए m कितनी वैल्यूज रख रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसी को देखिए ml, अगर ml है मतलब हमको l की वैल्यू, इसकी ml की वैल्यू निकाल के देखिए कितनी रखेगा। पहले तो इसमें रखिए -l, ठीक, क्योंकि -l से शुरुआत करेंगे और +l तक जाएंगे। अगली वैल्यू कौन सी रखेगा, अगली वैल्यू रखेगा -l और फिर -1, है ना, मतलब -l फिर कितना l-1, मतलब ऐसी वैल्यू रखेगा कि l में से घटाएंगे, मतलब धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ेंगे
फिर कौन सी वैल्यू लगेगा, माइनस एल माइनस 2, मतलब देखो एक एक घटते हुए जा रहे हैं ना, फिर इसी तरीके से हम जब इसको निकालते जाएंगे फिर क्या भाई एक समय ऐसा आएगा जीरो पे आएंगे, जीरो पे आए। अब जीरो के बाद अभी तक हम घटा रहे थे, जीरो के बाद डेढ़ रेट, जीरो के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, जीरो के बाद एक, फिर ऐसे ऐसे जाते जाते कितने तक हमको पहुंचना है, प्लस एल तक, यानी उसके पहले एल माइनस 1 होगा, एल माइनस 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे एल माइनस 2 हुआ, उसके बाद की जो वैल्यू थी कितनी थी, एल माइनस 1 हुई, और आगे की वैल्यू एल हो गई अपने आप, क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ा, इधर तो हम जोड़ते जोड़ते जा रहे थे, तो जोड़ ही रहते इसको हटाना मैं बोलती, जोड़ना ही बोलती क्यों, क्योंकि माइनस है इसमें प्लस, अभी हम अगर प्लस 1 करते हैं तो इसलिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया कि माइनस एक सीक्वेंस बना रहे, क्या सीक्वेंस बना रहे, यहाँ सभी के आगे माइनस माइनस लगा हुआ है, नहीं तो इसको हम लिखते कितना लिखते हैं, 2 प्लस एल लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का अंदर जुड़ा करते हैं तो 2 प्लस हो जाता है, भैया तो माइनस में होता, लेकिन ऐसा ना सीक्वेंस में बना रहे, देखने में तो देखने में अच्छा लगे, इसके लिए इसको लिखा गया है, ठीक है। उसके लिए इसको माइनस लगा के आगे, ये माइनस नहीं है, ये तो वैसे दिया गया वैल्यू, माइनस सिर्फ यहाँ पे लगा हुआ है, माइनस एल से माइनस एल माइनस 1 तक, फिर माइनस एल माइनस 2, फिर वैसे जाते जाते हम जीरो तक पहुंचे, फिर जीरो से एक बढ़ाते बढ़ाते फिर 1 से 2 3 4 5 6 ऐसे होते हुए एल माइनस 2 एल माइनस 1 और अंततः हम प्लस एल की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। क्यों, यहाँ पे देखिए माइनस एल से प्लस एल, तो ठीक कितनी भी वैल्यूज रखेगा कोई भी एम एल, इसके लिए जब एल की वैल्यू हमको कहीं दी जाएगी, तो अगर इसको समझे तो मान लीजिए हम एल की वैल्यू कोई मान लें, अगर मान लेते कि हमारे पास एल की वैल्यू कोई हमको दी, मान लीजिए 2 है ना, मतलब जो एल की वैल्यू हमको दी गई है वो 2 दी गई है, यानी एल का 2 वैल्यू देने का मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि एन की जो वैल्यू है, एल की जो वैल्यू देने का मतलब कि हमारे पास एल की वैल्यू 0 से एन माइनस 1 है, तो अगर हमने एल बराबर 2 रखा है तो क्यों रखा है, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू आई होगी वो कहीं ना कहीं 0 से ज्यादा है, और क्या बोलते हैं इसको 2 से ज्यादा है, 2 आई होगी, देखिए अगर हम 2 एल की वैल्यू 2 रखी, कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 0 1 और 2, ये वैल्यू इसकी आई होगी, तब जाके हमने इसको इस वैल्यू को आने के लिए हमको कितना रखना होगा, एन बराबर 3 रखना होगा। कहने का मतलब जब हमने एन बराबर 3 रखेंगे तब हमको एल की वैल्यू 0 1 और 2 मिलेगी, मतलब 3 रखने पे 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, तो यानी 0 से लेकर के 2 तक हमको 3 वैल्यूज टोटल मिलेगी, 0 1 और 2। फिर देखिए अब एल की वैल्यू यहाँ से हमने 2 उठाई, यहाँ एल की वैल्यू हमने 2 ले ली है। अब इस 2 के एल के लिए पहले तो इसका बताइए कि ये कौन सा कक्षक दिखाता है, कौन सा आर्बिटल दिखा रहा है, सेप कौन सा आर्बिटल नोटेड बता रहा है, ये SPDF कौन सा, देखेंगे कि ये जो बता रहा है SPD यानी D को बता रहा है, ये S को बताएगा 0, 1 जो है वो P को, और 2 जो होगा वो हमको दिखाएगा किसको, स्मॉल डी को, इसको ये दिखाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए ml की वैल्यू यानी n की वैल्यू कितनी होगी, देखेंगे हम ml कितना, हमको 2l प्लस 1 निकालना है, तो पहले l की वैल्यू हमको कितनी दी है, 2, l की वैल्यू 2 है तो 2l की कितनी वैल्यू होगी, 2 गुणे 2 प्लस 1, कहेंगे 2 गुना 4 1 5, कहें जब l की वैल्यू हमको 2 दी गई है तब हमें जो ml की वैल्यू मिलेगी वो 5 मिलेगी, मतलब कि ml के 5 मान हमको प्राप्त होंगे। इसके लिए जब हम लोगों L का मान 2 दिया गया, इसमें से L का मान 2 दिया गया, तो हमको M की वैल्यू जो होगी वो 5, उनके नंबर जो M का मान निकलेंगे सब वो 5 होंगे। जब 5 मान होंगे कौन कौन से, आइए देखें कि 5 मान होंगे कौन कौन से, इस तरीके से माइनस L से शुरू करके प्लस L तक पहुंचेंगे। तो देखिए L की वैल्यू कितनी है, 2, यानी हम ML की वैल्यू अब लिखें, देखिए अब हम ML की वैल्यू लिखते हैं कहाँ से, माइनस L से, माइनस L की वैल्यू 2 है तो कितना -2, ठीक है। अब इस -2 में एक हम प्लस जोड़ेंगे, यानी यहाँ इसके थ्रू यहाँ देखिए माइनस एल था, माइनस एल से हमने एक और जोड़ा, इसमें एक जोड़ेंगे कितना होगा -1, फिर क्या होगा, फिर से इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना 0, फिर एक जोड़ेंगे कितना 1, अब फिर एक जोड़ेंगे तो 2। अब देखिए एल की वैल्यू जब हमने 2 ली तो हमें एम एल की वैल्यू कितनी मिली 5, यहाँ इसके अनुसार 5 मिलने चाहिए, और देखिए मिला कितना है 1 2 3 4 और 5 है। तो ये क्लियर है ना कि ये 5 वैल्यूज दे रहा है, मतलब ये संख्या है यहाँ से जो निकाला गया हमने, यानी ये जो फार्मूला प्राप्त है हमको 2l + 1, ये किसके लिए है कि ml जो स्पेशल वैल्यूज रखेगा कि किसी भी l के लिए ml की कितनी वैल्यूज होंगी उसके बारे में बताएगा। देखिए
तो कितनी वैल्यू गई 5, मतलब कि जो ml की वैल्यू होगी वो 5 होगी, यानी -2 -1 0 1 और 2 कितना होगा, ठीक है। n से शुरुआत हुई, l और ml तक हम पहुंच गए। कहने का मतलब ये कि हम ये तीनों कहे तो ये तीनों क्वांटम नंबर्स हैं, ये कहीं ना कहीं n से ही डिराइव होते हुए हैं। जब हमने पहले n को निकाला तो अब हमने निकाला किसको, देखिए पहले हमको n प्राप्त हुआ, n से हम कहाँ तक गए, l पे गए, l मिला, फिर l से हम पहुंच गए हैं ml पे। है तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने जाना, फिर उसके थ्रू हमने निकाला किसका, ड्यूरेंटी क्वांटम नंबर को, फिर उसके बाद हमने निकाला चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या को। इससे आप समझ सकते हैं कि ये तीनों किसी न किसी तरीके से अपने आप में एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। तो है तो इन्हीं के थ्रू हम किसी आर्बिटल के बारे में सब कुछ बता सकते हैं कि हाँ कोई भी आर्बिटल कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका शेप किस प्रकार का है, या फिर है उसका ओरिएंटेशन, किसी भी कोऑर्डिनेट निर्देशांक एक्सिस के थ्रू उसका जो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन या स्थिति वो किस प्रकार की है, उसके बारे में ये तीनों सेट हमको बता देंगे कि हाँ क्या चीजें हैं। अगर बात करें तो हमने इसके लिए बताया था, l बराबर 2 के लिए हमने लिया था, तो बात करें कि किस सेकंड को कौन से आर्बिटल को दिखा रहा है। l बराबर 2 था और ml के लिए कितना वैल्यू हमको मिला था, ml के हमको 5 वैल्यू मिली थी। तो मान लीजिए ml के लिए हम ले लेते हैं कोई भी वैल्यू ले लें, 0 मान लेते हैं, 0 वाले में कोई भी 0 मान लेते हैं। देखिए अब इससे क्या पता चलेगा, n की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू जब हम 3 मान रहे हैं यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए n की वैल्यू 3। अब देखिए कि हम कैसे बताएंगे यहाँ कौन सा आर्बिटल होगा, किस प्रकार से नोट करेंगे, हम उसको नोट करेंगे। n की वैल्यू 3 मतलब जो l की वैल्यू होगी वो तीन वैल्यू होगी, l की कितनी 0 से -1 तक की वैल्यू होगी, 3 वैल्यू। इसमें हमने 2 को लिया है, 2 कहने का मतलब कि जो आर्बिटल होगा, और फिर आर्बिटल l के 2 के लिए जब l की वैल्यू हम 2 लेंगे तो हमें आर्बिटल कौन सा मिलेगा, इसका सिंबल क्या होगा, 0 के लिए हमने s बताया है, 1 के लिए p बताया है और 2 के लिए d बताया है। इसका मतलब 3 और d लिख सकते हैं, क्या 3 और d। ये 3 क्या बताता है, हमेशा मुक्त क्वांटम संख्या बताता है 3। ये जो आर्बिटल के आगे हम कहें तो इस आर्बिटल के आगे जो संख्या लिखी जाएगी वो हमेशा हमें मुक्त क्वांटम संख्या के बारे में बताएगी, जो है 3 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये 3, फिर ये जो d है ये हमको क्या बता रहा है कि हाँ ये आर्बिटल है। ये 0 जो होगा ये हमें बताएगा कि ये उस आर्बिटल के किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। तो अब बात करें तो एक क्वांटम संख्या हमारी और बची है, लेकिन इससे पहले आपको चार्ट दिखाऊं तो आपको इन तीनों में रिलेशन बहुत आसानी से समझ जाती है। आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि इसमें क्या चीजें बनाई गई हैं, देखिए इसमें l के वैल्यू लिखे गए हैं, ऊपर वाले कॉलम में वैल्यूज ऑफ l यानी l के वैल्यू, फिर देखिए नीचे वाले में उपकोष संकेतन, मतलब इस l की वैल्यू के लिए हम उपकोष का कौन सा जो नोटेशन होगा यानी डिनोटेशन होगा उसको हम किस सिंबल से हम उसको दिखाएंगे। और क्या देखिए नीचे तीसरे कॉलम में तीसरा है नंबर ऑफ आर्बिटल, मतलब आर्बिटल की संख्या कितनी होगी, ठीक है, आर्बिटल की संख्या कितनी होगी। देखिए क्या है, वही था ना कि जो आर्बिटल की संख्या में क्या होता था, जो 2l+1 जो होगा वही आर्बिटल की संख्या होगी। जैसे वहाँ पे 0 आई थी तो इसका कहना मतलब तीसरे आर्बिटल में पाई जाएगी, ठीक है। यानी हमने जो लिखा था कि ये कितना 3 और d, इसके साथ जो हमें प्राप्त था क्या nl बराबर 0, मतलब कि ये बता रहा है कि ये जो l बराबर 0 है वो क्या है, तीसरे आवर्त के d ऑर्बिटल का जो यानी तीसरे सेल के d ऑर्बिटल का जो तीसरा कक्षक होगा। तीसरा कक्षक क्यों, क्योंकि l की वैल्यू कहाँ से ली गई है, -l से +l तक, तो तीसरी वैल्यू इसमें 0 है क्योंकि l की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 दी गई थी, तो 2 और 2 से हमने निकाला कितना, 2 से निकाला -2 1 -2 -1 और 0, फिर 1 और 2, तो तीसरे वाले बीच में 0, तो इससे हम कहेंगे कि हाँ d उपकोष के तीसरे ऑर्बिटल में है, ठीक है। और ये कक्षकों की संख्या भी आपको बताया था, 2l+1 जो है वो कक्षकों की संख्या बताता है। ये जो वैल्यू हम लिखते हैं क्या 2l+1, ये हमको बताता है कि हाँ उपकोष में ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए फिगर में यानी इस साइड में आप देख रहे हैं कि l की वैल्यू दी गई है, का मान क्रम से लिखिए 0 1 2 3 4 5, और ठीक उसी के नीचे लिखा गया है कि उसका संकेतन कैसा, कि हम उसको डिनोट कैसे करेंगे, कौन कौन सा नाम उसको देंगे। देखिए l बराबर 0 के लिए s, l बराबर 1 के लिए p उपकोष,
और L बराबर 3 के लिए यानी 2 के लिए D उपकोष, L बराबर 3 के लिए F उपकोष, L बराबर 4 के लिए G उपकोष, L बराबर 5 के लिए H उपकोष। और ठीक इसी तरीके से जो कक्षकों की संख्या है इसी वैल्यू पे रख के इसी फार्मूले पे रख के कक्षकों की संख्या हमको निकाली गई है। देखिए कक्षकों की संख्या कितनी, L बराबर 0 के लिए 1, L बराबर हम 0 रखेंगे इसमें तो वैल्यू कितनी आएगी 1। फिर L बराबर 1 के लिए L बराबर 1 हमने यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 1 2 3 यानी 3 आई है। देखिए कक्षकों की संख्या 3 यानी P उपकोष में जो कक्षकों की संख्या होगी वो कितनी होगी 3। फिर देखिए D के लिए यानी जो 2 के लिए हमने लिखा तो इसकी D आई है, 2 को हम किससे दर्शाते हैं, अगर L का मान 2 हो तो हम उसको जो संकेतन देंगे D, तो D के लिए कितने 2 यहाँ पे 2 2 4 का मतलब कि D उपकोष में जो ऑर्बिटल की संख्या होगी वो 5 होगी। इसी तरीके से F उपकोष में ऑर्बिटल की संख्या 7, 9, G उपकोष में ऑर्बिटल की संख्या 9 और H उपकोष में ऑर्बिटल की संख्या 11। इसी तरीके से सब उपकोषों में ऑर्बिटल की संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये था तो चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तीनों क्वांटम संख्या। अब हम बात करेंगे चौथी क्वांटम संख्या जो कि हमारी होगी चक्रण क्वांटम संख्या, बोले तो स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दूं कि अभी हमने जो तीनों क्वांटम संख्याएं पढ़ी है वहां पे हमने कहीं इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं लिया है। कहने मतलब कि हमने वहां पे कहीं इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं कहा कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, नहीं ना। अभी तक हमने सिर्फ कक्षाओं के बारे में बात की, हम कक्षाओं तक पहुंच गए कि हमको कक्षा के बारे में पता चला। पहले ने हमको बताया मुख्य क्वांटम संख्या ने उसका उपकोष कौन सा होगा, दूसरे ने बताया यानी एडमिटेड क्वांटम नंबर ने उपकोष कौन सा यानी कोष के अंदर का उपकोष कौन सा होगा। फिर तीसरे ने बताया कि अब उस उपकोष में ऑर्बिटल कौन सा होगा, है ना। एक उपकोष में भाई एक से अधिक ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो यही बताया कि अब उस उपकोष के अंदर ऑर्बिटल कौन सा होगा। अब बात करेंगे कि उस ऑर्बिटल में मैं तो आपको आगे पढ़ाऊंगा कुंड के अधिकतम बहुलता के नियम या फिर इन सभी जब नियम को पढ़ाऊंगा तो आप जानेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन में आप पहले से भी जानते हैं कि कक्षा 9 में उतना कुछ पढ़ाया गया है, 9 में 10 में उतना पढ़ाया गया, आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है। तो आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन अब ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये बताएगी कि हाँ कि उन दोनों इलेक्ट्रॉनों में कौन से इलेक्ट्रॉन को हम किस सिंबल के थ्रू दर्शाएंगे। स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या। अब ये बात आई कि ये चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है। चक्रण के नाम से ही पता चला है, चक्र यानी चक्कर, कहीं पे चक्कर लगा रहा होगा या ऊपर नीचे कुछ भी चक्कर लगा रहा होगा, है ना। तो बात में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिस तरीके से हमारी पृथ्वी, अगर आप पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी अपने अक्ष पे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने के साथ साथ वो अपने अक्ष पे भी घूमती है, यानी अपने पे उसको चक्रण बोलते हैं यानी स्पिन। पृथ्वी की उस गति को अपने स्थान पर घूमने की गति को ही हम स्पिन मोशन बोलते हैं, यानी पृथ्वी का चक्रण या तो चक्रण गति बोलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो वो भी अपने एक्सिस पे वो गति करता है यानी स्पिन करता है, यानी चक्रण बोलते तो चक्रण करता है अपने पोजीशन पे। ये तो नाभिक के चारों तरफ तो मौजूद रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ नाभिक के चारों तरफ मौजूद रहने के साथ साथ ये अपने स्थान पे भी चक्रण करता है यानी स्पिन करता है। तो वही की ये जो स्पिन होता है ये बोले तो वेक्टर क्वांटिटी होता है यानी सदिश राशि होती है, इसलिए इसमें वैल्यू को माइनस और प्लस दोनों दिखाया जाता है। तो अब देखिए ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है। तो इट डिफाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है ये क्या बताती है कि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब उन इलेक्ट्रॉनों का जो ओरिएंटेशन होता है चक्रण होता है उसके एक्सिस यानी खुद के अक्ष के सापेक्ष, उसके बारे में ये जो चौथी क्वांटम संख्या है ms, इसको सिंबल से दर्शाते हैं, ये बताती है इलेक्ट्रॉनों के उसके खुद के तो अक्ष के सापेक्ष जो स्पिन होता है उसके बारे में बताती है। देखिए क्या इसका सिंबल है ms, यहाँ पे ml की जगह ms यानी m और उसी पे नीचे s को लटका दिया गया है। ठीक है, ये इसका सिंबल है। अब देखिए कि ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है कौन कौन सी वैल्यू रखती है। जैसे हमको पता है कहें तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। और वो इसको हम पढ़ेंगे आगे अपने नियम में, जो और 3 नियम दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिट में भरने के, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दूं तो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होगा यानी कहें तो उनका जो स्पिन होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, तो आप बात करें कि किस तरीके से हम समझेंगे कि हाँ कि इसकी वैल्यूज क्या होगी। अब तो हमने एन एल और एम एल इसकी वैल्यू पता कर ली। अब एम एस की वैल्यू के लिए देखिएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होते हैं, हम ऑर्बिट तक पहुंच गए हैं। ऑर्बिट के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके बारे में बात कर ली है।
तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन ऑर्बिट के अंदर, उन इलेक्ट्रॉनों के लिए जो चक्रण होगा, एक का चक्रण है, तो वो ऑर्बिट तभी स्टेबल होगा जब उसमें से एक का चक्रण ऊपर हो और एक का चक्रण नीचे हो। मतलब नहीं कि उनका चक्रण जो दिखाया गया है वो इस रूप में दिखाया जाए कि वो एक दूसरे के विपरीत चक्रण कर रहे हों। एक अगर ऊपर की तरफ स्पिन कर रहा हो तो दूसरा नीचे की तरफ स्पिन कर रहा हो, तभी वो एक कक्षक में एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं। ये उनकी स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने बताया ये सदिश राशि होती है, जो चक्र स्पिन होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, क्या बोलते हैं उसको, कि चक्रण कोणीय संवेग जो होता है वो चुंबकीय, वो बोले तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ करेगा और ये नीचे, तभी ये स्टेबल रहेंगे, एक दूसरे से कहे तो आकर्षित रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऊपर हो जाए, अगर दोनों ऊपर हो जाए, मान लीजिए देखिए, अगर दोनों के दोनों इस तरीके से ऊपर हो जाए, तब क्या होगा कि दोनों एक ही साथ होंगे, तो कहे तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा कह सकते हैं कि एनर्जी ज्यादा होगी, तो एक ही दिशा में चले जाएंगे, क्योंकि एक ही दिशा में जाएंगे तो फाइल अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा रहेगा तो एक दूसरे को बांधे रखेंगे ना, कि एक ऊपर की तरफ अगर गति फोर्स लगा रहा है, दूसरा नीचे की तरफ लगा रहा है, जिससे क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से बने रहेंगे। और इस केस में दोनों ऊपर ही भागेंगे, भाई दोनों ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, दोनों ऊपर निकल जाएंगे। या फिर अगर नीचे की तरफ कर लें तो दोनों नीचे की तरफ फोर्स लगा के नीचे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो स्टेबल स्टेट है, वहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों एक दूसरे से इस तरीके से बने होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जो ms की वैल्यू होती है वो स्पिन की वैल्यू बोला है ना, चक्रण क्वांटम संख्या। तो इन चक्रण के लिए कौन कौन सी वैल्यूज दिखाई गई, देखिए ये जो चक्रण होता है 2 मेल का, दो तरीके का, एक स्पिन है जो ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं स्पिन अप, यानी स्पिन अप चक्रण कहे तो स्पिन अप चक्रण, और दूसरा नीचे वाले को स्पिन डाउन चक्रण, यानी नीचे की तरफ स्पिन और इसको ऊपर की तरफ, यानी चक्रण ऊपर की तरफ और चक्रण नीचे की तरफ। और इसकी जो वैल्यू होती है, जो ms की वैल्यू होगी ऊपर की चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो ms की वैल्यू होगी वो होगी +12। ठीक है, ये जो ms होता है यानी स्पिन क्वांटम संख्या होती है, यानी चक्रण क्वांटम संख्या होती है, सिर्फ दो वैल्यू जो होती है, +12, दूसरा -12 है। तो एक वैल्यू +12 रखेगी और दूसरा में -12 रखेगी। तो +12 किसके लिए रखेगी, देखिए +12 ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन की, और जो नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके लिए जो ms की वैल्यू होगी वो होगी -12। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि चुंबकीय क्वांटम यानी चक्रण क्वांटम संख्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है, उसके अक्ष के सापेक्ष। तो जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक तो स्पिन अप यानी ऊपर की तरफ स्पिन करते हैं, और दूसरा नीचे की तरफ स्पिन करता है। उसके ध्यान में रखते हुए जो ms की वैल्यू जो होती है, यानी इसकी स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ दो ही होती है, जिसमें एक वैल्यू होती है +12 और एक होती है -12। जो +12 होती है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को ऊपर की तरफ दिखाती है, और जो -12 होती है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को नीचे की तरफ दिखाती है। ठीक, तो यही था स्पिन क्वांटम नंबर, यही था। ठीक है, तो अब बात करें एक बार फिर से आपको बता दूं तो संक्षेप में देख लीजिए कि ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो हमें बताती है ऊर्जा स्तर या तो कहें आकार के बारे में बताती है। फिर जो ड्यूरेंसी क्वांटम संख्या होती है ये हमें उपकोष या उप ऊर्जा स्तर या कहें तो हमें आकृति के बारे में बताती है। ठीक है, फिर जो तीसरी क्वांटम संख्या होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय ऑर्बिटल क्वांटम संख्या, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या, ये हमें बताती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है तो उसका त्रिविम बोल सकते हैं कि त्रिविम संरचना कहें तो त्रिविम स्थिति को बताती है, किसी एक्सिस के सापेक्ष यानी किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के सापेक्ष उसकी स्थिति कैसी है, कहाँ पे वहाँ उपस्थित है, ये हुआ। फिर ये चौथी क्वांटम संख्या हमको बता रही है कि उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस मौसम में है, वो ऊपर की तरफ गति कर रहा है या नीचे की तरफ स्पिन उसकी है। ठीक है, ये थे हमारे क्वांटम नंबर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे के पूरे क्वांटम नंबर्स बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, नंबर्स में हमने पढ़ा मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दूसरी हमने पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर अर्थात सेकेंडरी क्वांटम संख्या या कहें तो द्विगंशी क्वांटम संख्या। फिर तीसरी हमने पढ़ी थी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या कहें तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसके बारे में पढ़ा। फिर चौथी हमने पढ़ी थी स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब चक्रण क्वांटम संख्या कहें या फिर प्रचक्रण क्वांटम संख्या। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पे अपने क्वेश्चन, जो कि हमको क्वेश्चन लगाने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 3। मतलब कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल की कुल संख्या बताइए, कक्षकों की कुल संख्या बताइए, किसके साथ,
एसोसिएटेड विथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3, मतलब जो कि प्रिंसिपल क्वांटम यानी मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के साथ है, यानी n बराबर 3 के लिए सीधे से बताएं तो n बराबर 3 के लिए कह रहा है कि कक्षकों की संख्या कुल ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि कक्षकों की संख्या निकालेंगे हम कैसे, इसके लिए हमको किस किस क्वांटम संख्या का मान पता होना चाहिए। पहले तो मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक, n, उसके बाद जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है यानी सेकेंडरी क्वांटम संख्या, फिर कहें तो एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l, फिर उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि हमको अगर ऑर्बिटल की संख्या तक निकालनी है तो उसके लिए इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या हमारी स्पिन क्वांटम संख्या है वो हमारे इलेक्ट्रॉनों के लिए होगी, ठीक, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के चक्रण को निकालते हैं। तो चलिए इसके लिए शुरू करते हैं हम किस तरीके से हम निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है, मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 3। तो ये बताइए कि ये जो n बराबर 3 है इसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी। l की वैल्यू जो दी जाती है, देखिए जो यहाँ पे l की वैल्यू जो दी जाती है कहाँ से दी जाती है, 0 से लेकर के कितना n-1 l की वैल्यू इतनी होती है, मतलब कि l जो होता है वो इतने मान रखता है ना, l की वैल्यू इतनी होती है। और मान कितने होते हैं, जो इनके मानों की l के मानों की संख्या होगी वो कितनी होगी, n के बराबर, मतलब कि l जो वैल्यू रखेगा उसकी संख्या 3 होगी, मतलब l के 3 मान प्राप्त होंगे हमको, है ना, बता कि l के 3 मान प्राप्त होंगे। तो आइए निकालते हैं, और कौन कौन से मान मिलेंगे 0 से n-1 तक। जब इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे देखिए, पहले तो बराबर क्या मिलेगा 0, फिर अब हम 3 को पुट करेंगे तो यहाँ कितना 0 से लेकर के कहें तो 3-1 यानी कि 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है। तो इसके बीच में एक संख्या और आती है, कौन सी, 0, 1 और 2। तो अब ये हमको क्या मिल गया, l के मान मिले कि l के हमको कुल 3 मान प्राप्त हुए, एक 0, एक 1 और एक 2, ठीक है। अब ये 3 मान l के लिए प्राप्त हुए। अब हम बात करेंगे कि ml, जिसका सिंबल होता है हमारा, देखिए m और इसके नीचे लगा हुआ होता है l, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक कक्षक, कहें चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू के बारे में हमको पता है कि ये होती है हमारी -l से लेकर के 0 और फिर +l तक, इतनी वैल्यू होती है हमारी। तो इसकी संख्या कितनी होगी अभी देखिए। तो अब हम अगर l का एक मान उठाएं, यानी l की वैल्यू हम 0 उठाएं, तो देखिए यहाँ पे हम कहेंगे फॉर क्या l बराबर 0, मतलब जब l की वैल्यू हमने 0 पुट किया तब देखिए m की वैल्यू क्या क्या आती है, तब जो आएगी m की वैल्यू कितनी आएगी, 0 पुट करने -0, 0 फिर +0, कोई मान नहीं, मतलब ओनली 0, तो कह सकते हैं क्या 0। फिर देखिए क्या फॉर l बराबर 1, अब l के 0 के बाद 1 की बात करें हम, तो 1 के लिए m की वैल्यू कितनी आएगी, m बराबर देखिए -1 से 0 और फिर +1, कहते इसको हम वैसे ही लिख सकते हैं, सिर्फ -1, 0 और फिर 1, ये होगा, है ना, कि दिखा रहा है कि हाँ l के लिए m की जो वैल्यू है, m को यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं ml, ठीक है, ml -1 और 0। फिर अभी l का एक मान और बच रहा है जिसका नाम है 2। तो अब देखिए फॉर l बराबर 2, इसके लिए m का मान कितना होगा, इसके लिए m का मान जो होगा वो हमारा कितना -2 से लेकर के 0 फिर +2 तक। तो देखिए कितना हम लिखेंगे, ml कितना -2, फिर कितना आएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो -1, इसमें एक जोड़ेंगे तो हमारा 0 और फिर एक जोड़ेंगे तो कितना +1, इसके बाद जब हम फिर से एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 2। तो कुल मिला के बताएं तो ये देखिए अब m के मान भी निकल गए, यहाँ l बराबर 0 के लिए, फिर l बराबर 1 के लिए, साथ ही साथ l बराबर 2 के लिए हमारे m के मान निकल गए हैं। तो अब ये तीनों मान निकालने आए या नहीं, देखिए एक बार फिर से बता दें, तीनों मान निकालने के लिए हम इनके मान कैसे निकालेंगे। ऑर्बिटल यानी कुल ऑर्बिटल तो भी हम पता लगा लेंगे, लेकिन देखिए कितने मान हो गए, n बराबर हमको दिया हुआ था 3, अब हमने इससे l की वैल्यू निकाली, जो l की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के n-1 तक जो भी संख्या आएंगी उसको हम l की वैल्यू बोलेंगे, लेकिन इनकी संख्या n के बराबर होगी यानी 3, कहे तो l का मान 3 मान l के आएंगे, सीधे सीधे बताए, ठीक है। तो देखिए l का 0 से रखा हमने 3, 2, यानी 0 से लेकर के 2 तक हमको 3 मान मिलेंगे। तो वो मान मिले कौन से, 0, 1 और 2। फिर अब ml की वैल्यू हमको निकालनी है, जो तीसरी क्वांटम संख्या हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
तो देखिए क्या उसको हमने किससे निकाला, जो ml की वैल्यू होती है उसको हम कहां से देते हैं, -l से लेकर के +l तक, यानी बीच में जीरो भी रहेगा, -l से जीरो, जीरो से फिर +l तक। तो देखिए कैसे निकाला, एक l की एक एक वैल्यू हम रखेंगे, तो l की पहली वैल्यू हमने कितनी आई 0, फिर उसके लिए ml की वैल्यू कितनी आई सिर्फ 0, क्योंकि l के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 0 रहेगा, तो मैंने मतलब कि ओनली 0, ठीक है। फिर देखिए अब हमने बात की अगले l के अगले मान के लिए, जो l का अगला मान है क्या 1, ठीक। तो l बराबर 1 के लिए हमारी कितनी ml की वैल्यू आई, कितनी आएगी, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो -1, 0 और +1, इसके बीच में तो कोई पूर्णांक संख्या आएगी नहीं, तो कहें तो कितनी वैल्यू 3 आई। देखिए -1, 0 और +1 ये हुआ। फिर बात करें तो अभी एक वैल्यू हमारी l की और बच रही है, वो कितनी है 2। तो इसके लिए देखिए कितनी वैल्यू आई है, l बराबर 2 के लिए हमको कितने मान मिलेंगे भाई, -2 से लेकर के +2 तक, तो टोटल कितने आ गए -2, -1, 0, 1 और 2 यानी 2, तो टोटल कितने 5, ये 5 हुए, ये हमारा 3 और ये 1। तो अब ऑर्बिटल की बात करें तो ये देखिए 3 चीजें आई हमारी, ml बराबर 0 और ml बराबर 1, 0 और 1, और यहाँ पे इतना, तो ये तो ठीक है। अब हम अगर ऑर्बिटल को लिखें, अब देखिए ऑर्बिटल को हम लिखेंगे कैसे, देखिए हाँ n बराबर हमारा 3 दिया गया था, तो अब इसके लिए हमारे l के कितने मान आए हैं, देखिए l के 3 मान आए हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम अगर एक साड़ी बना के लिखे, देखिए यहाँ पे हम n, यहाँ पे हम कहें क्या l, और यहाँ पे ml, ठीक है। देखिए कितने टोटल कितने ऑर्बिटल आएंगे अभी देखिएगा, तो n बराबर हमारा हर जगह के लिए 3 ही दिया गया है, ठीक। अब l की वैल्यू कितनी है, एक बार 0 है, अगली बार में 1 है, और अगली बार में फिर 2 है, ये 3 मान दिए गए हैं l के। अब इन मानों पे हम जब रखेंगे किसके लिए ml के लिए, तब देखिए कितने आएंगे, और कैसे हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 3, तो इसका जो नाम लिखेंगे यहाँ पे, इसको छोड़िए भी, इसको ऑर्बिटल बताते हैं, यहाँ पे क्या ऑर्बिटल नेम, जो ऑर्बिटल को हम इंडिकेट करेंगे कौन सा ऑर्बिटल होगा, देखिए 3। फिर हमने ऑर्बिटल लिखने के लिए बताया कि क्या होता है ऑर्बिटल, sp और df यही होते हैं ना, sp और d और इसी के साथ में f बताया था, यही होते हैं ऑर्बिटल। तो इसमें क्या बताएंगे, देखिए कि अब कौन सा ऑर्बिटल होगा, हमने बताया कि जब l की वैल्यू 0 होगी तब ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे s, ठीक है, स्मॉल s रहता है, ठीक है, स्मॉल s। और जब हम ऑर्बिटल इसकी वैल्यू l की वैल्यू 1 लेंगे तब क्या मान होगा हमारा, यानी तब हम किस सिंबल से दिखाएंगे, जो कि होता हमारा स्मॉल p। जब हम 2 लेंगे l की वैल्यू 2 तब कौन सा सिंबल d। लेकिन ये तो हो गया कि सिंबल कौन कौन सा है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसके लिए देखिए, इसके लिए बात करें तो जो ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होगी, यानी मुख्य क्वांटम संख्या जो होगी, उसी को हम इसी के आगे लिखते चले जाएंगे। मतलब कहने का ये कि ये जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा 3s, ये क्या होगा 3p, और ये क्या होगा 3d। कहें तो हम किसी भी ऑर्बिटल को जो कि किसी मुख्य क्वांटम संख्या के लिए दिया गया है उसको इसी तरीके से दर्शाएंगे। कहने का मतलब अगर कोई ऑर्बिटल लिखा हो तो उसके आगे की जो पूर्णांक संख्या लिखी होगी वो हर समय हमको मुख्य क्वांटम संख्या का बोध कराएगी, कहें तो हर समय हमको मुख्य क्वांटम संख्या को बताएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3s, 3p, 3d, तो क्या होता है कि मुख्य क्वांटम संख्या इसकी 3 है, ठीक। अब बात करें तो टोटल ऑर्बिटल कितने हुए, देखिए यहां से देखिए ml बराबर 0, तो ये क्या बता रहा है, अगर हम लिखे हैं इसको मिटा देते हैं, देखिए अब देखिए कि अगर तीन क्वांटम संख्या हम लिखें जहां पे n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 और ml की वैल्यू भी 0 हो, तो ये कौन सा ऑर्बिटल दिखाएगा, देखिए इतना बताया था ना, तो ये कौन सा ऑर्बिटल दिखाएगा हमारा 3s, ये दिखाएगा 3s ऑर्बिटल, कहें तो 3s ऑर्बिटल। तो एक s ऑर्बिटल के लिए कितने ml की वैल्यू कितनी आई है, सिर्फ 1, ठीक है 0। तो एक ऑर्बिटल ये हो गया हमारा, कहे तो 1 ऑर्बिटल ये हुआ। फिर अब बात करेंगे अगला, अगर सेट हमको दिया जाए n बराबर 3 और l बराबर 1, और ml की जो वैल्यू दी गई है, ml की कितनी वैल्यू है, देखिए ml की वैल्यू हमारी कितनी है, -1 है, 0 है और 1। ये हमको कौन सा ऑर्बिटल दिखाएगा कि हमारे पास 3, 1, 2 और 3
3 क्या होगा, पी ऑर्बिटल, क्योंकि n बराबर 3 लिखा गया, l का मान 1 होने की वजह से क्या, कौन सा ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। और इस पी ऑर्बिटल के बाद अब ml कितना है, कितनी वैल्यू, जितनी ml की वैल्यू आएगी ऑर्बिटल उतने होंगे, ठीक है, जितनी ml की वैल्यू आएगी टोटल उतने ऑर्बिटल हमको प्राप्त होंगे, तो उतने कक्षक हमको प्राप्त होंगे। तो देखिए ml की वैल्यू -1, 0 और 1, इसका मतलब कि p से जो 3p से हमको ऑर्बिटल मिलेंगे, कितने ऑर्बिटल मिलेंगे हमको, 3p ऑर्बिटल, इससे हमको कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, टोटल 3, ठीक है, ये 3p ऑर्बिटल है, ml के 3 मान आए हैं, इसलिए ऑर्बिटल की संख्या हमारी 3 होगी। फिर देखिए अगला सेट जो हमारा होगा क्या होगा, n बराबर 3, l बराबर 2, और फिर ml के वैल्यू कितनी आई है, मतलब ml का मान कितना आया है, इतना, यानी -2, -1, 0 और फिर है +1, फिर +2, गिने तो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कुल 5 कक्षाएं आएंगे, अर्थात 5 कक्षक आएंगे ऑर्बिटल। तो ये कौन सा दिखा रहा है, पहले इसको देखिए, n बराबर 3, तो पहले उसके हम 3 लिखे, l बराबर 2, किस कक्षक को हम दर्शाते हैं l बराबर 2 के लिए, होता है हमारा d, ये ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल, ठीक है। फिर देखिए जो कक्षक होंगे इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, बताया ना कि जितने ml की वैल्यू जितनी आएगी उतनी ही ऑर्बिटल में संख्या होगी। तो देखिए कितना हो गए हमारे, 5 हुए, 5। तो अब ये टोटल ऑर्बिटल हमारे आ गए हैं, कि टोटल ऑर्बिटल की संख्या जो हमारी होगी, देख लीजिए, एक ऑर्बिटल 3s ऑर्बिटल से एक हुआ, इसमें एक कक्षक, और 3p ऑर्बिटल में 3 कक्षक, और 3d ऑर्बिटल में 5 कक्षक। तो इससे हमको निकल के आएगी जो टोटल ऑर्बिटल की संख्या हमारी है वो कितनी है, देखिए वो जो हमारी होगी 3, 1, 4 और 5, 9, टोटल 9 ऑर्बिटल होंगे ना, ये होगा हमारा टोटल ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल ये हुआ ना, यहाँ टोटल 9 ऑर्बिटल हमारे होंगे, किसके साथ, उस क्वांटम संख्या के साथ जिसका मान 3 है, यानी n बराबर 3 क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के लिए हमारे जो ऑर्बिटल की संख्या आएगी वो आएगी 9, ठीक है, वो क्लियर हुआ ये, ठीक, 9। अब इसको अगर एक, जब मैं 3 पढ़ा रहा था तो एक फार्मूला बताया था, क्या, एक रिलेशन, कि जब हम ऑर्बिटल की संख्या निकालते हैं तो उसको कैसे दिखाते हैं, कि जो टोटल ऑर्बिटल की संख्या होगी किसी भी क्वांटम संख्या के लिए, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, क्या, n स्क्वायर, ये बताया था ना कि ऑर्बिटल की संख्या जो हम निकालेंगे वो इसी पे रख के निकालेंगे। कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको दिया गया हो और पूछ लीजिए अगर उससे एसोसिएटेड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, तो उसी को हम इसी के स्थान पे रख के निकालेंगे कितनी ऑर्बिटल की संख्या होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो पूरा कहे तो पूरे अच्छे से समझा के, एक एक पॉइंट को समझा के तब बताया। अब डायरेक्ट अगर हमको लगाना हो इसको, तो देखिए n की वैल्यू हम 3 रख दें, तो उसको सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 9 आया ना। तो कहने का मतलब यही है कि ये 9 जो है ये बता रहा है कि हम ऐसे लगाएं या फिर उस तरीके से लगाएं तो वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। लेकिन पेपर में आप लोग इस तरीके का यूज कीजिएगा, उसका नहीं, वो तो आप कंपटीशन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, हमें n की वैल्यू पता थी, इससे हमने l की वैल्यू निकाली, यहाँ पे l की वैल्यू 3 मिली। फिर l के 3 मानों से हमें m के कितने मान मिले, 1 और 3 ये 4, और m के यहाँ पे 5 मान मिले। l के अलग अलग मानों के लिए हमको कुल मिला के 9 मान मिले। उन 9 मानों को मिलने की वजह से ये जो हमारे ऑर्बिटल की संख्या आई वो भी टोटल आई 9, ठीक है। इसको आप अलग तरीके से भी लगा सकते हैं, ओनली ये फार्मूला रख के n स्क्वायर, तो उससे भी आपको ऑर्बिटल की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अब लगाते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल यूजिंग फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, मतलब उस ऑर्बिटल को बताइए जो फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स के थ्रू दिखाया जाता है। तो ऑर्बिटल मतलब एसपीडीएफ के बारे में बात करेंगे। एसपीडीएफ को बताइए कि किस मुख्य क्वांटम संख्या के साथ एसपीडीएफ होंगे। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है n बराबर 2 और l बराबर 1 के लिए, फिर n बराबर 4 और l बराबर 0 के लिए, फिर n बराबर 5 और l बराबर 3 के लिए, फिर क्या करें n बराबर 3 और l बराबर 2 के लिए। तो देखिए हम निकालेंगे कैसे। पहले तो मान लीजिए दिए गए हैं, तो इसको हम यहीं पे सीधे ऑर्बिटल लिख देते हैं, ऑर्बिटल कि कौन कौन सा ऑर्बिटल होगा। देखिए पहले का यहाँ पे, तो बात करें तो पहले तो हमने ऑर्बिटल लिखने के लिए बताया कि जो n होगी यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, जो कि ऑर्बिटल के पहले का जो पूर्णांक संख्या लिखी जाती है उसको। तो देखिए यहाँ पे पहले कौन सी मुख्य क्वांटम संख्या क्या हमारी
2, n बराबर 2, तो हम सबसे पहले ऑर्बिटल को लिखने से पहले 2 लिखेंगे, 2। अब देखिए ऑर्बिटल कैसे खोजें, 2 हुआ, तो इससे क्या पता चला कि जो l का मान हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, टोटल 2 मान मिलेंगे। तो 2 मान मिलने के लिए क्या होगा, 0 से 1 यानी 0 और 1। तो अब देखिए क्या l बराबर 1 लिखा हुआ है, तो l बराबर 1 हम किस ऑर्बिटल के लिए यूज करते हैं भाई, पता है जब l की वैल्यू हमारी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इसी तरीके से 0 के लिए क्या हमने बताया था s, 1 के लिए p ऑर्बिटल यहाँ बताया था ना ऑर्बिटल, और 2 के लिए d और 3 के लिए f ऐसे बताया था ना, उसके आगे g h ऐसे बताया था सब। तो अब देखिए ये हुआ 2, अब l बराबर 1 यानी l बराबर 1, तो ऑर्बिटल कौन सा, p हुआ, तो कहेंगे क्या कि यहाँ पे p ऑर्बिटल, ठीक है। फिर देखिए दूसरे में क्या, n बराबर 4, तो सबसे पहले हमने 4 लिखा, 4। फिर क्या कि अब n बराबर 4 अगर है तो इसके लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी l की वैल्यू कितनी आएगी, उसकी l के मानों की संख्या कितनी होगी, 4, ठीक है। तो l के कुल मानों की संख्या होगी 4, तो उसमें से 0 जो आएगा उसी के लिए हमको लिखना है कौन सा ऑर्बिटल होगा, तो 0 किसके साथ 0 आया तो कौन सा हम लिखेंगे, देखिए यस, ठीक है, आया समझ में, यस। अब फिर देखिए अगला, अब n बराबर 5 है तो सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या हम लिख लेते हैं 5। फिर अब देखेंगे कि अब l के कितने मान आएंगे n बराबर 5 के लिए, टोटल l के 5 मान, तो उन 5 मानों में से कौन सा मान लिया गया है, 3, यानी l की वैल्यू जो 3 है वो मान लिया गया। तो 3 के लिए हम कौन से कहे तो कौन से ऑर्बिटल का यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 के लिए हम f, तो क्या लिख देंगे हम 5f, ठीक है। फिर अगला देखिए क्या है, अगला और लास्ट, n बराबर 3 यानी मुख्य क्वांटम संख्या 3, तो ऑर्बिटल को लिखने के पहले हम क्या लिखेंगे, 3, 3। अब देखिए कि l की वैल्यू अब कितनी आएगी n बराबर 3 के लिए, टोटल l की वैल्यू आएगी 3, जिसमें से हमको लिया गया है l बराबर 2। तो l बराबर 2 हम किस ऑर्बिटल के लिए लेते हैं, यानी जब l बराबर 2 होता है यानी l की वैल्यू 2 होती है तब हम किस ऑर्बिटल को लिखते हैं, यहाँ पे देखिए d, तो क्या हो गया 3d। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वांटम संख्या के लिए उसके ऑर्बिटल्स को लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको एक बार फिर से बता दूं तो इसके बाद यानी l की वैल्यू के बाद जितने m के मान आएंगे, ml जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बोलते हैं, उसके जितने मान आएंगे उस क्वांटम संख्या से टोटल उतने ही ऑर्बिटल जुड़े हुए होंगे, यानी कहें तो उतने ही ऑर्बिटल उस क्वांटम संख्या के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, इसको ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि 0 के लिए यस, 1 के लिए p और 2 के लिए d और 3 के लिए f, इसी तरीके से 4 के लिए g और h, ऐसे ही आगे सब होता रहेगा, ठीक है। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन कि अब कोई भी क्वेश्चन इस पे आएगा तो आप लगा ले जाएंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि होगा हमारा शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब परमाणु के कक्षक का आकार, यानी कहें तो शेप आकार कैसा आया, आकृति कैसी होगी। तो देखेंगे हम कि जो कक्षक यानी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी आकृतियां किस प्रकार होती हैं, वो आकृतियां किस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो बात करें जो कक्षक की आकृतियां होती हैं, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। तो उन इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है, यानी जिसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, कहें तो कक्षक की आकृतियां सीधे सीधे उसी पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि वो जैसे उसके पाए जाने की संभावना जहां जहां पे होगी उसी तरीके से इसके यानी कक्षक पाए जाएंगे, यानी कक्षक के शेप उसी प्रकार से होंगे। बताइए नोड क्या होते हैं, नोड या नोडल सरफेस बोल सकता है कि नोड बताइए या नोडल सरफेस बताइए। तो अभी अलग अलग परमाणु कक्षकों के लिए नोडों की संख्या अलग अलग होती है, उसको भी बताऊंगा जब एक एक कक्षकों की आकृतियां बताऊंगा तब। लेकिन पहले देख लीजिए नोड होते क्या है। तो द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, एक कंडीशन ऐसी है कि वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगी। तो इन एटम इज नोन एज नोड्स आर नोडल सरफेस, कहे तो परमाणु का वह स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना 0 हो जाए उसको हम बोलते हैं नोड या फिर नोडल सरफेस, अर्थात नोडल तल, ठीक है। तो यही था नोड और नोडल तल। अब हम बात करेंगे अपने एस ऑर्बिटल के बारे में। तो देखिए अब हम बात करें अपने ऑर्बिटल की साइज पे कि ऑर्बिटल की साइज होती कैसी है। तो देखिए पहला हमारा होगा एस ऑर्बिटल, यानी फर्स्ट जो हमारा है वो है एस ऑर्बिटल। तो बात करें एस ऑर्बिटल की साइज हमारी कैसी होती है, तो एस ऑर्बिटल आपको फिगर में दिख रहा होगा, देखिए
फिगर में आपको एस ऑर्बिटल दिख रहा है कि ये जो 3 गोले हैं, है ना, 3 गोले बनाए गए हैं, और ये जो डायमेंशन यानी कहे तो ये कोऑर्डिनेट्स एक्सिस यानी निर्देशांक अक्ष हैं जो तीनों बनाए गए हैं, एक्स, वाई और जेड। इसमें आपको 3 ऑर्बिटल दिखाए गए हैं, एक एस है 1s, दूसरा है 2s और तीसरा आपको 3s दिखाया गया है। तीनों आप देख सकते हैं कि एक ही एक्सिस 3 डायमेंशनल है। भाई एटम है जो स्पेस में होगा तो 3 डायमेंशनल होगा, तो एटम के अंदर का ऑर्बिटल भी 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो वो है उस पर त्रिविम संरचना है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एकदम बीचों बीच उस पॉइंट के कहे तो जो मूल पॉइंट है यानी कटान बिंदु जो है उन तीनों एक्सिस का उस पे है एकत्रित, ये कहें तो उसी पे ये शेप बना हुआ है एस ऑर्बिटल का, जो कि हमको दिख रहा है कैसा, गोलीय यानी स्फेरिकल। इसको देखा गया है जब इलेक्ट्रॉन का यानी जब बाउंड्री सरफेस डायग्राम के बारे में पता किया गया, उसको देखा गया, तब जाके ये फिगर हमको प्राप्त हुआ कि हाँ ये बोलते हैं गोली होते हैं एस ऑर्बिटल, रियली में भी ये गोली होते हैं। तो बात करें तो एस ऑर्बिटल तो है, लेकिन इसकी जब कहे तो देखा गया, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे जब इसको निकाला गया तो पता ये चला कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है पहले तो शुरू में बढ़ी, लेकिन फिर आगे जाते जाते इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता कम हो गई, कम हुई फिर बढ़ने लगी, यानी कुछ देर वो कम रही कि हाँ वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए गए, जिसको हमने नोडल प्लेन बताया कि जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना कम, उसको हम नोडल प्लेन या नोड बोलते हैं। तो वहां पाएगी कुछ कम, लेकिन फिर उसके बाद बढ़ गई डेंसिटी, तो इसका मतलब बीच में कम हुई फिर बढ़ गई, फिर कुछ दूरी बाद वैसे कम हो गई फिर बढ़ गई। तो कहे तो सभी इलेक्ट्रॉन यानी एस एटम के लिए जो नोड की संख्या होती है उसके बारे में बात करें, नोड की संख्या कितनी होगी, कौन से एस ऑर्बिटल के लिए नोड की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में बात करें तो कहे तो जो एनएस ऑर्बिटल होगा, मतलब एनएस ऑर्बिटल के लिए हम कोई भी ले सकते हैं, 1s कहें तो 1s के लिए देखिए नोड कितना होगा, एनएस ऑर्बिटल के लिए n-1 नोड की संख्या होगी, मतलब 1 ऑर्बिटल के लिए कितने नोड होंगे, 1-1 यानी 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि जो 1s ऑर्बिटल होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना कहीं भी 0 नहीं होगी। कहने का मतलब यही कि नोड वही होते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना 0, लेकिन यहाँ पे नोड की संख्या जो आ रही है 0 आ रही है। इसका मतलब कि एस ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना कहीं भी 0 नहीं होगी। मतलब कह सकते हैं कि जो 1s ऑर्बिटल होगा उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो अधिकतम होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होंगे, बहुत पास पास होंगे कह सकते हैं। और दूसरी बात कि जब 2s ऑर्बिटल के लिए देखिए कितने नोड की संख्या होगी, 2s ऑर्बिटल के लिए हमने देखा तो 2s ऑर्बिटल के कितने नोड, n-1 मतलब 2-1 बराबर 1। तो कहें कि 2s ऑर्बिटल के लिए कितने नोड होंगे, 1। ठीक इसी तरीके से 3s ऑर्बिटल के लिए कितने नोड होंगे, 3-1 यानी कि 2 नोड, यानी 2 नोड मिलेंगे 3s। ऐसे सेम इसी तरीके से 4s के लिए 3 नोड, 5s के लिए 4 नोड होते जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल की संख्या यानी नोड्स की संख्या थी, किसके, एस ऑर्बिटल के नोड्स की संख्या थी ये। अब बात करें तो एस ऑर्बिटल के नोड्स तो हो गए। अब देखिए कि इनका साइज कैसा होता है आपको, इसलिए 3 ऑर्बिटल दिखाए गए हैं, 1s 2s और 3s। देखेंगे कि 1s वाला छोटा बहुत है, 2s वाला बड़ा है, 3s वाला ज्यादा बड़ा। ऐसा क्यों, तो बात है कि जब इलेक्ट्रॉन छोटे थे यानी कम इलेक्ट्रॉन थे तो 1s ऑर्बिटल में, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बड़ी होती गई यानी इलेक्ट्रॉन ढेर सारे होते गए तो और भी जगह चाहिए ना रहने के लिए। मान लीजिए परिवार में अगर 1 सदस्य हो, 2 सदस्य हो, जैसे बाहर रह के सब पढ़ाई करते हैं तो एक ही कमरे में 1-2, लेकिन घर पे आते हैं तो एक कमरा था बाहर, लेकिन घर पे आए तो 4-5 सदस्य हो गए तो घर हो गया। कमरे से घर बोल देते हैं ना कि कमरा था अब घर हो गया। तो ठीक उसी तरीके से जब एटम में कम इलेक्ट्रॉन है तो साइज छोटी एटम की, एटम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो साइज बड़ी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन और बड़ी साइज। ठीक है, तो देखिए जो इनकी साइज होती है, ये देखा गया कि जो इनकी साइज होती है वो इस तरीके से होती है। मतलब अगर आप एस ऑर्बिटल के लिए देखें, गोली होने के कारण वहां पे कि वहां पे नोड की संख्या 0 है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो, और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए जिसकी दूरी दी गई हो, ठीक है, जिसकी दूरी एक निश्चित दी गई हो, उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी यानी इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होगी वो एक कह तो उस नाभिक के चारों ओर है ना, उस नाभिक के चारों ओर 1s ऑर्बिटल के लिए कहें तो बराबर होगी, है ना, कि एक इक्वल डिस्टेंस कहें तो ऑल डायरेक्शन में सेम होगी। किसी भी डायरेक्शन में आप जाएं तो वो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन के लिए वो सेम होगी।
फिर बात करें कि इनकी साइज कैसी होती है, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल। देखा गया, आप यहां से देख सकते हैं कि हाँ साइज कि जैसे जैसे यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, ठीक उसी तरीके से नोड की संख्या बढ़ रही ना। ये अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमने अभी लिखा है कि जब 1s ऑर्बिटल था यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 1 थी, तब नोड 0 आया। जब प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 2 हुई तब नोड 2 आया। जब प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 3 हुई तब नोड की संख्या 3 आई। इसी तरीके से नोड की प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 4 होगी तब नोड की संख्या 3 आएगी। तो कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के आधार पे नोड भी बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से मुख्य क्वांटम संख्या को हम बढ़ा रहे हैं, नोड की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो अब प्रिंसिपल क्वांटम संख्या बढ़ने का मतलब कि ऑर्बिटल कहें तो कोष यानी सेल की संख्या बढ़ रही है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के बढ़ने का मतलब ये ना कि कोष की संख्या बढ़ रही है। तो अब जब कोष की संख्या बढ़ेगी मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 1s, इसमें कितने कोष, 1, 2s में कितने कोष, 2, 3s में 3 कोष और 4s में यानी 4s में 4 कोष। तो उसी तरीके से इनकी साइज, नोड की संख्या बढ़ी मतलब दूर दूर इलेक्ट्रॉन हुए, अब दूर होने लगे, ठीक है। तो 1s की ये देखा गया कि जो 1s का ऑर्बिटल होता है, आप फिगर में भी देख सकते हैं, 1s सबसे छोटा बना हुआ है, उसकी साइज सबसे छोटी, 2s की साइज उससे बड़ी, 3s की और बड़ी, उसी के बगल में अगर हम चौथा यानी 4s बनाए तो उसकी साइज और भी बड़ी होगी। तो कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या बढ़ने के साथ साथ यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने के साथ साथ जो s ऑर्बिटल की साइज है वो भी क्रमशः बढ़ती चली जाती है। देखेंगे आप कि 1s छोटा, 2s उससे बड़ा, 3s उससे बड़ा, 4s उससे जाना, मतलब सीधे जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के मान को हम बढ़ाते जाएंगे, जो s ऑर्बिटल की साइज है वो भी क्रमशः बढ़ती चली जाएगी। तो यही है कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल यानी गोलीय होता है, s ऑर्बिटल गोलीय, और इसके साथ जो s ऑर्बिटल में नोड्स की संख्या पाई जाएगी वो ns ऑर्बिटल के लिए n-1, और जो इनकी साइज होगी 1s, 2s, 3s, 4s, यानी जितनी ज्यादा क्वांटम संख्या उतनी बड़ी साइज, और जितनी छोटी क्वांटम संख्या उतनी छोटी साइज, ठीक। तो ये हमारा s ऑर्बिटल है, आप अच्छे से देख लीजिए, गोली है और एकदम कहे तो निर्देशांक अक्ष के एकदम बीच में है, कहे तो रूट पॉइंट पे, जहाँ पे तीनों अक्ष या तीनों एक्सिस एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, यानी काट रहे हैं, तो वही कटान बिंदु बोलेंगे उसको, कटान बिंदु पे ही है। तो कहे तो डेंसिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वो नाभिक के पास पास होगी, ठीक। तो अब ये s ऑर्बिटल हुआ। अब हम बात करते हैं अपने p ऑर्बिटल के लिए। तो हम देखेंगे अपने p ऑर्बिटल के बारे में कि p ऑर्बिटल अर्थात p कक्षक किस तरीके का होता है, ठीक है। तो आपको दिखाऊं तो आप फिगर देखिए, p ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, इसमें आपको 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं। देखिए पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस देखिए, निर्देशांक अक्ष दिख रहे हैं। अब इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद आपको एक एक डंबल दिखाऊं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि एक डंबल के आकार का लगा हुआ है ना, डंबल के आकार का एक बना हुआ है शेप, जिसको p ऑर्बिटल हम बोलते हैं। जिसका शेप किस तरीके का है, जिसका शेप है हमारा डंबल के आकार का। ये डंबल मतलब डमरू कह सकते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं, वैसे बोलेंगे डंबल ही, ठीक है। डंबल के आकार का, वो जो जिम में नहीं होता उठाने वाला, वही डंबल, उसी डंबल को बोलते हैं ये। तो ये डंबल दिख रहा है आपको। तो इसमें एक एक्स एक्सिस पे पूरा बना हुआ है ना, पूरे का पूरा एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, दूसरा सिर्फ पी एक्सिस पे बना हुआ है, और तीसरा जो है वो हमारा सिर्फ जेड एक्सिस पे बना हुआ है, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस पे बना है उस ऑर्बिटल का नाम है पी एक्स, जो पी आर कहे तो वाई पे बना हुआ है उसका नाम है पी वाई, और जो जेड पे बना हुआ है उसका नाम है पी जेड। तो जैसा कि ये जो पी हम कब निकालते हैं, जब हमें एल की वैल्यू कितनी मिलती है, देखिए यहाँ पे जब हमें एल की वैल्यू मिलती है, एल की वैल्यू 0 के लिए तो हम सिर्फ एस की बात करते हैं, लेकिन जब एल की वैल्यू हमको 1 मिलती है यानी 1, तब हम पी ऑर्बिटल को दर्शाते हैं ना इससे। जब एल का मान 1 आया तब ऑर्बिटल हमको पी मिलेगा, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ एल बराबर 1 के लिए बात करेंगे, ठीक है। और एस ऑर्बिटल किससे के लिए, एल बराबर 0 के लिए बात हो रही थी। तो यहाँ पे देखेंगे आप पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये 3 ऑर्बिटल होते हैं कहाँ, पी में, पी ऑर्बिटल में ये 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो अब बात करें तो इसका शेप कैसा होगा, डंबल के आकार का, अर्थात डमरू के आकार का बोल सकते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं, समझने के लिए समझ सकते हैं कि डमरू के आकार का, लेकिन ये होता है वही डंबल जिम वाला, ठीक है। तो ये थे ऑर्बिटल, यानी कहें तो ये पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल में आप देखेंगे कि ये जो जहाँ पे ये 2 ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, देख रहे हैं बीच में आप, कि एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि जहाँ पे यानी उस कटान बिंदु पे जहाँ पे तीनों एक्सिस काट रहे हैं, उस पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना 0 होगी, यानी कहें तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, और जो नाभिक होगा वो कह सकते हैं कि वहीं पे होगा बीच में, ठीक है। लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना
जीरो होगी। ठीक है, तो कह सकते हैं सीधे कि उनको जो ऊपर नीचे आपको दिखने लगा, इनको हम लोब्स बोलते हैं। क्या? लोब्स, यानी लोब। ठीक है, इसको हम लोब्स बोलते हैं। जहां पे दो लोब आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, नोडल प्लेन या नोड। ठीक है, तो बात करें तो नोड, अब नोड भी, इसको रेडियल नोड यहाँ पे बोल दिया गया। रेडियल नोड क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक रेखा में होगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको रेडियल नोड बोल दिया गया है कि रेडियल नोड कितना होगा। अब देखिए उसका रेडियल नोड कितना होगा बताएं। वही होते हैं नोड जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना जीरो। तो ये एक पॉइंट पे आपस टच कर रहे हैं ना, तो वहां पे निकालने के लिए हम n-2 का यूज करेंगे रेडियल नोड निकालने के लिए। देखिए फॉर एनबी ऑर्बिटल यानी एनपी ऑर्बिटल के लिए हम नोड कैसे निकालेंगे? n-2 पे। अब एनपी के लिए निकाले तो अगर मान लीजिए 2p दिया गया है, 2p, तो नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालेंगे? देखिए नंबर ऑफ नोड्स जो हमारा होगा 2 - 2 यानी क्या? 0। तो कह सकते हैं नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू कितनी आई? 0। ठीक है ना, नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू हमारी 0 आई। अब बात करेंगे हम कि जो हमारा अगला ऑर्बिटल हम लें, यानी एन, ये आर वाला ऑर्बिटल जो कि है हमारा 3p, तो 3p के लिए हम निकालेंगे नोड्स की संख्या कितनी आएगी? देखिए 3p के लिए हम नोड्स की संख्या निकालें तो जो हमारे नोड्स की संख्या आएगी वो देखिए यहाँ पे 2p के लिए 0 आई हमारी। अब 3p के लिए हम देखेंगे, जो हमारे 3p के लिए नोड्स की संख्या कितनी आई? n-2 माने 3 मतलब -2, तो बराबर नोड्स की संख्या हमारी कितनी आ गई? 1। तो कहें तो नोड्स की संख्या जो p ऑर्बिटल के लिए होगी वो n-2 पे डिपेंड करेगी। और फिर बात करें तो 4p के लिए कितने नोड्स की संख्या आएगी? 4 - 2 यानी कि 2। तो कहें जब चौथा p यानी 4p ऑर्बिटल होगा तब की केस में जो इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना 0 होगी वो सिर्फ 2 जगहों पे होगी। और जब 3p ऑर्बिटल होगा तब पाए जाने की संभावना सिर्फ एक जगह पे होगी। और जब 2p ऑर्बिटल होगा तब पाए जाने की संभावना हमारी, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना कितनी होगी? तो कोई भी ऐसी संभावना नहीं बनेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन न पाए जाए, होगा ना ऐसा। और फिर बात करें ये तो नोड्स की बात हो गई कि नोड्स की संख्या जो हमारी थी वो n-2 से हम निकालेंगे कि p ऑर्बिटल कोई भी हमको दिया गया हो तो वहां पे नोड्स की संख्या हम n-2 के आधार पर निकालेंगे। तो बात करें तो नोड्स की संख्या होने के बाद अब इसकी साइज के बारे में बात करें कि साइज कैसी होगी। यहाँ भी नोड्स यानी साइज वाइज भी सब डिपेंड करेगी किस पे? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे। तो आप फिगर में देख रहे हैं सभी px, py और pz, जिसमें इलेक्ट्रॉन उस पॉइंट पे जहां पे दोनों लोब आपस में मिले हुए हैं उस पॉइंट पे ना होकर के पूरे लोब में चक्कर करेंगे यानी चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए फिर जो इनकी साइज होती है, इनकी साइज भी क्वांटम नंबर बढ़ने के यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या बढ़ने के साथ साथ इनकी साइज भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो कहें तो जब 2p था तो साइज छोटी थी, 3p था साइज बड़ी और 4p तो साइज और बड़ी। लेकिन एक बात आपको बताऊं, ये जो px, py और pz हैं, ये हर समय जो इनकी एनर्जी होगी, इनकी साइज होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, इनकी साइज, ऊर्जा सब आपस में बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी की साइज ज्यादा हो जाए, किसी की साइज कम, या किसी की ऊर्जा ज्यादा हो जाए, किसी की ऊर्जा कम, ऐसा नहीं होगा। इनकी साइज हर समय बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो गई साइज हमारे p ऑर्बिटल के लिए, यानी p कक्षक के लिए जो साइज होगी 2p, 3p, 4p। सीधे सीधे ये भी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या बढ़ने के साथ साथ नोड्स की संख्या भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और कहें तो साइज भी अपने आप बढ़ने लगेगा। तो ये हमारा p ऑर्बिटल जिसकी आकृति कैसी है? डम्बल। ठीक है, मतलब डमरू के आकार का कह सकते हैं, डम्बल। तो ये p ऑर्बिटल। अब हम बात करेंगे अपने d ऑर्बिटल की। d ऑर्बिटल की साइज कैसी होगी? देखिए अब हम बात करें कि d ऑर्बिटल के लिए हम क्या कहेंगे कि d ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा या उसमें नोड्स की संख्या कितनी होगी। तो देखेंगे आप फिगर, तो आपको d ऑर्बिटल दिख रहा है फिगर में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो d ऑर्बिटल है इसमें, हाँ ये d ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, x, y, z एक्सिस तीनों दिख रही हैं। पांचों में 5 फिगर आपको दिख, यानी 5 ऑर्बिटल होते हैं d में। क्यों? क्योंकि वहां पे m की वैल्यू जो आती है ml की वो 5 मान आते हैं, -2 से लेकर के +2 तक। ठीक है, -2, -1, 0, +1, +2, 5 मान। और बात करें तो ये d ऑर्बिटल किसके लिए होगा? जब l की वैल्यू जो होगी यानी
डी ऑर्बिटल किसके लिए, जब एल की वैल्यू 2 होगी कम से कम, 2 से कम के लिए डी ऑर्बिटल तो होगा नहीं, और एल की वैल्यू 2 होने के कारण एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू 3 से कम जब एन रहेगा तब, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 3 से कम रहेगा तब की केस में ये जो डी ऑर्बिटल होगा ये हमें नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जब एन की वैल्यू 3 हो जाएगी या 3 से ऊपर होगी तब जाके हमको डी ऑर्बिटल यानी डी कक्षक प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप फिगर में देखिए, आपको हर एक फिगर में 2 डंबल दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पी ऑर्बिटल यानी डी ऑर्बिटल जो होता है इसमें पर यानी हर ऑर्बिटल में 2 डंबल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको, ये जो, हाँ देखिए कि एक तो पहले वाले में देखिए जो डी वाई जेड लिखा गया है। ठीक है, डी वाई जेड में आप देखेंगे कि ये जो दोनों डंबल दिख रहे हैं, चार आपको लोब दिख रहे हैं, 4 लोब दिख रहे हैं। इसमें हर एक लोब यानी हर 2 लोब आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिसमें आप देखेंगे ये सब एक निश्चित पॉइंट जिसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन पे मिल रहे हैं। यहाँ पे भी ओरिजिन से जो नोड की संख्या पाई जाएगी वो ओरिजिन पे ही पाई जाएगी, क्योंकि पहले से बताया जहाँ पे ये लोब एक दूसरे को आपस में टच करते हैं वहीं पे ही हम नोड बताते हैं कि हाँ वहीं पे नोड है, तो ये होगा। और ये जो डी वाई जेड दिख रहे हैं, इसका मतलब कि जो डी वाई जेड ऑर्बिटल होगा वो वाई और जेड एक्सिस के बीच में होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो डी वाई जेड ऑर्बिटल होगा ये उन दोनों के बीच में होगा। और फिर आप इसी तरीके से एक्स वाई में देखें, तो जब एक्स वाई की बात करें तो जो डी ऑर्बिटल होगा वो जेड एक्सिस पे ना होकर के किसके, एक्स और वाई के बीच में होगा, यानी एक्स वाई का प्लेन जो होगा उसके बीच में होगा। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे डी एक्स जेड वाले में, एक्स जेड वाले में देखेंगे कि वाई को छोड़ देंगे, यानी वाई प्लेन को गायब करके ये एक्स और जेड वाले प्लेन में हो रहा है ऑर्बिटल। और फिर आप बात करेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले में देखिए कि जो लोब है उस ऑर्बिटल का वो एक्स और वाई एक्सिस पे ही है, कहने का मतलब कि जब उसी एक्सिस पे, सेम एक्सिस पे तब जाके ऑर्बिटल का नाम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा गया है ना। ठीक, फिर आप डी जेड स्क्वायर में देखिए तो दोनों लोग जेड पे ही है। ठीक है, और एक बीच में गोला बना हुआ है, तो कहेंगे ये जेड यानी डी जेड स्क्वायर की आकृति है। तो देख रहे हैं आप डबल डंबल है सब में, इसलिए कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डंबल आकार होता है। ठीक, तो ये था इनका फिगर। फिर आप इसमें प्लेन की बात करें तो यानी नोडल प्लेन की बात करें तो देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होगा वो इनके बीच में होगा, यानी जो ओरिजिन पॉइंट है निर्देशांक का उसके बीच में, यानी उसी ओरिजिन पॉइंट पे ही न्यूक्लियस होगा। तो जो लोब उस न्यूक्लियस पे टच करेंगे, ठीक है, हर ऑर्बिटल में आप देखें डी, अगर बात करें डी वाई जेड की तो डी वाई जेड में 2 लोब हैं, यानी 4 लोब कुल मिला के हैं। तो कह सकते हैं कि वहां पे कितने ऑर्बिटल होंगे, यानी कहें तो कितने नोड बन रहे हैं, 2 नोड बन रहे हैं। तो हम वैल्यू जब निकालेंगे नंबर ऑफ नोड्स डी ऑर्बिटल के लिए, तो पहले तो बताया डी ऑर्बिटल किसको होता है, यानी डी ऑर्बिटल हम कब कहेंगे कि ये डी ऑर्बिटल है, जब एल की वैल्यू हमको कितनी दी होगी, जब एल की वैल्यू हमको दी होगी 2, तभी हम डी ऑर्बिटल कहेंगे। तो जब एल की वैल्यू 2 होगी तो डी की, तो तब हम ऑर्बिटल को डी कहेंगे। और फिर एल की वैल्यू 2 कब होगी, जब एन की वैल्यू कम से कम 3 हो, तभी एल की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि एल की वैल्यू डिपेंड करती है एन पे, तो एल की वैल्यू होती है एन -1। ठीक, तो इससे 2 हुआ। तो बात करें तो कम से कम डी ऑर्बिटल कब हमको प्राप्त होगा, जब एल की वैल्यू कम से कम 2 होगी, 2 से नीचे जाने पे हमको डी ऑर्बिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये डी ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन निकालने की स्थिति, यानी नोडल प्लेन निकालेंगे हम कैसे, डी ऑर्बिटल, कोई भी डी ऑर्बिटल दिया गया हो तो उसकी हम इसी तरीके से निकालेंगे, उसका जो नोड होगा यानी n-1, ये हुआ n-1। फिर हम बात करें तो साइज की, जो साइज होगा, कहें तो जो साइज और शेप होगा, यानी जो एनर्जी होगी, पहले तो एनर्जी जो होगी वो 3D 4D 5D कह सकते हैं, सबकी एनर्जी लगभग बराबर होगी। शेप सबका सेम होगा, 3D हो 4D हो कोई भी हो, सबका शेप बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑर्बिटल था, जिसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये 5 कहें तो कुल 5 ऑर्बिटल पाए गए। ऐसा क्यों, क्योंकि एल बराबर 2, तो एल बराबर 2 के लिए एम के कितने मान आएंगे, -L से लेकर के 0 और फिर +L तक, तो टोटल 5 मान आएंगे, इसलिए 5 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो ये इतना ही, मतलब ये डी ऑर्बिटल हो गया पूरा। डी ऑर्बिटल का फिगर आपने देख लिया। इस तरीके से हमने अपने सभी ऑर्बिटल्स के फिगर देख लिए कि कौन सा ऑर्बिटल किस तरीके का होता है। एक बार बता दूं तो एस ऑर्बिटल हमारा स्फेरिकल हुआ यानी गोली, पी ऑर्बिटल हमारा डम्बलाकार हुआ, यानी कहें तो डम्बल के रूप में, डमरू बोल सकते हैं, डमरू के आकार का। फिर डी ऑर्बिटल हमारा हुआ डबल डम्बलाकार, यानी कहें तो ब्रिक डमरू
कह सकते हैं द्विघ्न प्ररूप। तो ये हमारे ऑर्बिटल्स में। अब हम देखेंगे कि एनर्जी की इन ऑर्बिटल्स में एनर्जी कितनी होती है, किस तरीके से। वो सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।